नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम हिंदी साहित्य के UGC नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से बस एक या दो उपन्यास ही शेष बचे हुए हैं। उपन्यास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी आप वीडियो पहुंच सके। तो आज हम शुरू करते हैं अपना उपन्यास आपका बंटी, जो कि हमारे सिलेबस में लगाया गया है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। इसके कथानक समेत इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यह जो उपन्यास है आपका बंटी बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसी कथा कही गई है जो आज के संदर्भ में हम अपने आसपास देख सकते हैं। शादी, जो विवाह होता है, उसे पवित्र बंधन क्यों कहते हैं? बचपन से ही रिश्तों की अहमियत क्यों सिखाई जाती है? शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते बच्चों के जीवन में क्या अहमियत रखते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। लेखिका ने, मन्नू भंडारी जी ने, इस उपन्यास के माध्यम से रिश्तों के मूल्यों को समझाने की कोशिश की है तथा पाठकों को यह संदेश पहुंचाया है कि पति पत्नी के खराब हुए रिश्तों की वजह से बच्चों की ज़िंदगी पर क्या बीतती है। अगर पेरेंट्स की लाइफ अच्छी है तो उनके बच्चों के ऊपर उनकी क्या कंडीशन होती है, उनकी क्या मानसिक दशा होती है, कैसी उनकी परिस्थितियां बनती है बच्चों की। और अगर पेरेंट्स के आपसी जो संबंध हैं वो अगर अच्छे हैं या बुरे हैं तो कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, इसी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। इन सब खराब होते रिश्तों के बीच जब माता पिता के रिश्ते आपस में बनते नहीं हैं और उस ऊपर से अगर जब माता पिता किसी नए रिश्तों को अपना लेते हैं तो उन सब के बीच बच्चा क्या महसूस करता है, उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है। कह सकते हैं कि दम तोड़ती रिश्तों के बीच की उलझी हुई डोर की कहानी है आपका बंटी। यह जो आपका बंटी है उपन्यास, यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। यह जो उपन्यास था आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी ने 1971 ईस्वी में इसे लिखा हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास 1971 ईस्वी में प्रकाशित मन्नू भंडारी का स्वतंत्र रूप से लिखा गया यह पहला उपन्यास है। स्वतंत्र रूप से इसलिए क्योंकि इनकी जो पहली पुस्तक आई थी 1 इंच मुस्कान 1962 ईस्वी में, वह इन्हीं के पति राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने सह लेखन में दोनों ने लिखा हुआ था 1 इंच मुस्कान। और इसके बाद इनकी जो रचना आई वह था आपका बंटी, और यह इनका स्वतंत्र लेखन इसमें देखने को मिलता है। यह जो उपन्यास है एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें पारिवारिक विसंगति तथा विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक 9 वर्षीय बच्चे बंटी की कहानी है। एक 9 साल का बच्चा है बंटी, कैसे पारिवारिक विसंगति और माता पिता के विवाह विच्छेद की त्रासदी में एक बच्चा पिसता है, वही कथा इस उपन्यास में दिखाई गई है। मन्नू भंडारी जो थी वो बहुत ही प्रतिभा की धनी लेखिका हैं। इन्होंने यथार्थ का आग्रह स्वीकार किया है हमेशा। इनके अंदर हमें मनोविश्लेषण की गहराई दिखती है और यही सारी चीज़ें हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। यह जो उपन्यास है आपका बंटी, यह आज के परिवेश में लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट तथा तलाकशुदा बच्चे के माध्यम से आज के परिवेश में व्याप्त संकट बोध एवं मूल्य बोध को उकेरा गया है, जो वर्तमान समय की महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। आज के आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता का जैसे जैसे इसमें प्रभाव पड़ता जा रहा है,
तो उस माध्यम से हमें दाम्पत्य जीवन में टकराहट देखने को मिलती है। थोड़े थोड़े चीज़ों बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम उपन्यास का जो कथानक है उसको संक्षेप में समझें तो यह जो उपन्यास है यह 16 अध्यायों में इसकी कथा चलती है, लघु कथा के रूप में चलती है। उपन्यास का जो शुरुआत होता है उसमें सबसे पहले बंटी और उसकी माँ शकुन, उसकी माँ है मम्मी शकुन, उन्हीं के परिचय से प्राप्त होता है। बंटी की मम्मी जो है वो शकुन कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं। घर के ठीक सामने ही उनका कॉलेज है। बंटी के दिलो दिमाग में उसकी अपनी मम्मी के दो रूप चलते रहते हैं हमेशा, एक मम्मी का, दूसरा प्रिंसिपल का। मम्मी के रूप में शकुन जो है वो एक ममतामयी नारी के रूप में दिखाई गई हैं, और प्रिंसिपल का रूप तो बंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस रूप में उसे उनका व्यवहार अत्यंत रूखा और कटु लगता है। बंटी जो है वो स्कूल में पढ़ता है। बंटी की मम्मी के घर में काम करने वाली आया जो है उनका नाम फूफी है, जिनके मन में बंटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम स्नेह है, बहुत ज़्यादा उनका लगाव है बंटी के साथ में, और बंटी का बहुत ख्याल रखती हैं। टीटू इस उपन्यास में हमें देखने को मिलेगा, जो कि बंटी का पड़ोसी है, बंटी का दोस्त है, बंटी के साथ खेलता कूदता है। बंटी के ही माध्यम से एक दिन टीटू के ही माध्यम से बंटी को एक दिन पता चलता है कि उसके मम्मी पापा में तलाक हो गया है, इसीलिए वह अलग रहते हैं। बंटी उसे बताता है, तो टीटू उसे बताता है जब, तो बंटी बहुत परेशान हो जाता है कि तलाक क्या चीज़ होती है। वह सोचता है ये तलाक क्या चीज़ होती है, और वो बहुत उसके अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि उसके मम्मी पापा हमेशा साथ में रहें, और वह उनको जोड़ने की कड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। और उसके जो मम्मी पापा थे दोनों के अंदर अहम भाव दोनों में था, क्योंकि उसके जो पापा थे अजय, उसके पिता जो हैं उनका नाम है अजय, उसके पिता अजय, और उसकी माँ जो हैं शकुन जो हैं वो प्रिंसिपल हैं। अजय जो हैं वो डिवीज़न मैनेजर हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, इसीलिए दोनों के मध्य टकराहट चलती है आत्मसम्मान को लेकर, अहम भाव को लेकर। दोनों ही झुकना नहीं चाहते, और इसी ना झुकने के कारण उनका रिश्ता धीरे धीरे, उनके अंदर सामंजस्य नहीं बन पाता, और उनका जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे तनाव के कारण टूट जाता है। फिर क्या होता है कि जो अजय हैं वो मीरा, एक अन्य पात्र आएंगी मीरा से उनका विवाह हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जबकि शकुन पहले इंतज़ार करती रहती है कि शायद सब कुछ सही हो जाए, और शायद वो झुकना नहीं चाहती, लेकिन ये भी चाहती है कि सब सही हो जाए और शायद अजय वापस आ जाए, तो वो इंतज़ार में करती रहती है। बंटी जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील बालक है। ऊपर से वह तो शांत रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह स्थिति को महसूस कर रहा है। वह जान रहा है कि उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, इसीलिए वो अपनी मम्मी को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता। वह मन ही मन सोचता रहता है कि ऐसा वो क्या करे कि उसकी माँ हमेशा खुश रहे और वो दुखी ना रहे, क्योंकि शकुन जो होती है वो बहुत संघर्षमय उसका जीवन हो जाता है जब अजय मीरा से विवाह कर लेता है, और तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। बंटी को यह बात अच्छे से पता है कि जब वकील चाचा जब आते हैं तो वो पापा के पास से ही होकर आते हैं, और वही एक ऐसे इंसान हैं जो मम्मी और पापा के मध्य संदेश को लाते और ले जाते हैं। लेकिन वह यह भी जानता है कि जब भी वकील चाचा आते हैं माँ परेशान सी हो जाती हैं, इसीलिए उसे वह अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी मम्मी उदास रहें। तो इसलिए जब भी वकील चाचा आते हैं तो उसकी माँ उदास हो जाती हैं, और इसीलिए वो ये भी नहीं चाहता कि वो आएँ, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उनके आने से ही पापा के बारे में कुछ पता चलेगा।
क्या होता है, पिछले 2-3 सालों से शकुन को यह अकेलापन बुरी तरह काटने लगता है। छुट्टियों में तो क्या होता है, जब कॉलेज बंद हो जाता है तो समय काटना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि कॉलेज जब रहता है तब वो व्यस्त रहकर तो संतोष पा लेती है, लेकिन जब कॉलेज बंद रहता है तो उसके लिए समय काटना अत्यंत कठिन हो जाता है। शकुन जो होती है उसके लिए अजय को भूल पाना भी बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद उसने अपने मन आपको मन ही मन समझा लिया है कि अब किसी भी प्रकार की आशा करना बेकार है, क्योंकि जो शकुन अजय होता है वो वकील साहब से कानूनी रूप से कहता है कि तलाक जो हम लोगों के बीच में हुआ है मैं उसे कानूनी रूप देना चाहता हूँ। तो उसके इस बात से शकुन का और भी विश्वास उठ जाता है कि अब किसी भी प्रकार की आशा करना बेकार है। शकुन के मन में धीरे धीरे अजय के प्रति गहरा प्रतिशोध का भाव उठता है। जब से उसे अजय और मीरा के आपसी संबंध का पता चलता है तो वह भी उसके एक इसमें पात्र हैं डॉक्टर जोशी, जो कि शकुन को पसंद करते रहते हैं। तो वह भी क्या करती है कि धीरे धीरे डॉक्टर जोशी से बात करने लगती है, सिर्फ चिढ़ के कारण, प्रतिशोध के कारण। इन सारी गतिविधियों से बंटी समझ लेता है कि मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई है और अब फिर उनमें परस्पर दोस्ती हो पाना कठिन है। इसीलिए वह पूरी कोशिश करता है कि वह मम्मी को खुश रखेगा। लेकिन जब वो देखता है धीरे धीरे कि डॉक्टर जोशी उसकी मम्मी ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर जोशी जब अपने कार में आगे मम्मी को बैठाते हैं और बंटी को पीछे बैठा देते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मम्मी डॉक्टर जोशी के बगल में बैठी हुई हैं। और बंटी अपने और मम्मी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए वह उसे डॉक्टर जोशी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शकुन भी अब किसी भी मूल्य पर डॉक्टर जोशी को अपनाना चाहती हैं। एक तो प्रतिशोध है, चिढ़न है अजय के प्रति इस वजह से, और भी कि जब वह आगे बढ़ गया तो मैं क्यों ना बढ़ूं। अब यह सोचने के लिए भी विवश हो जाती है कि बंटी को लेकर उसने अपने जीवन को नरक बना लिया है। उसके लिए उसने अपने अरमानों का खून कर दिया है। जब वकील चाचा जो हैं वो भी उसे समझाते हैं कि जब अजय बढ़ गया है तो तुम भी बढ़ सकती हो, इतनी लंबी ज़िंदगी है, अजय पर तुमने भरोसा किया तो यह मूल्य मिला, बंटी के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग खपा रही हो, क्या करोगी आगे चलकर पता नहीं, शायद इससे 10 गुना तुम्हें दुख मिले, तो इससे अच्छा है तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फिर इन सारी चीज़ों को जब वो सुनती है तो वो भी सोचती है कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, और शायद मैंने बंटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही अपने अरमानों का खून कर दिया है। तो इसीलिए वह डॉक्टर जोशी से थोड़ा संपर्क बढ़ाने लगती है। एक दिन क्या होता है, शकुन और डॉक्टर जोशी की शादी साधारण ढंग से संपन्न हो जाती है। पहली बार उस दिन बंटी को पता चलता है कि मम्मी डॉक्टर जोशी से शादी कर रही हैं। यह बात वह दूसरे लोगों से भी सुनता है। उसके अंदर एक उपापोह की स्थिति हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती। कैसे उसके अंदर द्वंद्व रहता है, उपापोह रहती, उलझन सी हो जाती, परेशान हो जाता है वह। अब बंटी जो है अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर जोशी के घर में आकर रहने लगा है, एकदम शांत रहने लगा है, अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि मम्मी अब इधर व्यस्त हो जाती हैं तो उसे अब पापा की याद आने लगती है। पापा की याद में बराबर खोया रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे पापा की याद ने उसे पागल बना दिया हो। सब कुछ वह शांत होकर, एकदम शांत होकर सहन करता जाता है, और इसी तरह सहमा सहमा वो समय को काट रहा है, जिस कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनी मम्मी से गुस्सा भी हो जाता है। शकुन सब कुछ देख रही है कि बंटी उससे नाराज़ हो गया है, शायद बंटी नाराज़ हो गया है। वह कई बार कहती भी है कि तुम नाराज़ हो क्या, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ, कई बार वह उससे पूछती, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह जान जाती है कि वह नाराज़ हो गया, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकती। इस जगह पे हमें शकुन के अंदर भी द्वंद्व दिखता है कि वह बंटी को भी चाहती है लेकिन अपने जीवन में आगे भी बढ़ना चाहती है। वह दोनों चीज़ें चाहती है लेकिन दोनों चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। बंटी जो है वो विचारों में लीन है बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि बंटी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो अपने पिता को पत्र लिख देता है। फिर उसके पिता उसे अपने पास कलकत्ता बुला लेते हैं। कलकत्ता में जब बुलाते हैं तो
जैसे शकुन उसे वो कहती है कि डॉक्टर जोशी को तुम पापा बोलो, तो वो कहता है नहीं मेरे पापा ये नहीं है। वैसे ही जब अपने पिता के पास जाता है तो उसके पापा अजय बोलते हैं मीरा को कि मीरा को तुम माँ बोलो, तो वो कहता है नहीं यह मेरी मम्मी नहीं है। तो इस तरह वह ना तो नई पापा और ना ही नई मम्मी को स्वीकार करता है। उसे अपनी पुराने पापा और पुरानी मम्मी ही चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है और जिस कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर अजय क्या करता है कि वह सोचता है कि कहीं इसे सौतेली माँ का व्यवहार झेलना ना पड़े, इसलिए वह उसे हॉस्टल भेज देना चाहता है। जबकि मीरा मना भी करती है कि हॉस्टल मत भेजो, इतना खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे घर का हॉस्टल का, लेकिन वह उसे हॉस्टल भेजता है। तो जब वो हॉस्टल जा रहा है तो वह अपने विचारों में लीन है। वह सोच रहा है कि अंदर ही अंदर वह सोच रहा है कि ना ही पापा मिले ना ही मम्मी मिली, और वह सपने में ऐसे सोचता है कि उसके पापा जैसे उससे कह रहे हो कि तुम्हें हॉस्टल अच्छा लगेगा, वहाँ तेरी उम्र के बच्चे हैं। अब वह उपन्यास के अंत में हमें देखने को मिलता है कि वह अब नए सामान के साथ नई जगह जा रहा है। इस तरह अगर हम देखें तो इस पूरे भरे संसार में बंटी सर्वथा अकेला हो गया है। मम्मी पापा दोनों में से कोई भी उसका अपना नहीं बन सका। मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ और पापा मीरा के साथ अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। किसी को बंटी की कोई चिंता नहीं। शकुन को है भी, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसका नया रिश्ता बिगड़ जाए, इस वजह से वह भी छोड़ देती है। इस तरह जब उसके पापा हॉस्टल उसे छोड़कर जाते हैं तो वहाँ अजनबी लोगों को देखकर उसे पापा का चेहरा भी अजनबी सा धुंधला सा दिखाई देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माता पिता के होते हुए भी वह असहाय और बिखर जाता है। और इसी तरह यह बहुत ही मार्मिक ढंग से इस उपन्यास में बंटी की कहानी दिखाई गई है, जिसे संक्षेप में हमने इसमें समझाया है। पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगेगा यह उपन्यास। आगे इसके हम अन्य बिंदुओं को देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। परिस्थितियों के तूफान में पड़कर इंसान कितना मजबूर हो जाता है, यह बात इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट होती है। बंटी एक ऐसा 9 वर्षीय बच्चा है जो अपने हालातों से मजबूर होने के कारण अपने घुटन, टूटन और उदासी का शिकार हो जाता है। इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंसान परिस्थितियों में मजबूर होता है। यह जो परिस्थिति में मजबूर इंसान है वो हमें बंटी और शकुन दोनों के रूप में दिखाई देता है। शकुन के भी अंदर द्वंद्व चल रहा है, वह भी नहीं चाहते हुए भी वह नए रिश्ते को अपना लेती है, लेकिन उसके बाद बंटी की स्थिति जो होती है जिस कारण से वह उदासी का शिकार हो जाता है। उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वह मध्यम वर्गीय परिवार में तलाक की समस्या तथा पति पत्नी के अभाव में बच्चों की मानसिक दशा को दिखाना है। लेखिका का मुख्य उद्देश्य, मनु भंडारी जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा होने से उनके संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है, वे घुटन और संत्रासपूर्ण जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं, यह देखने को हमें उपन्यास में मिलता है। उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया हुआ है। उन्हीं के शब्दों में हम देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। यहाँ शकुन का अपना व्यक्तित्व है, अजय का अपना, बंटी का अपना, लेकिन उन सारे व्यक्तित्व में सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं और उन सारी परिस्थितियों में बच्चों पर क्या प्रतिक्रिया होती है यह दिखाना चाहती थी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है तब मन को बेचैन महसूस किया है। मैं उसी को पाठक तक पहुंचाना चाहती थी। उसी बेचैनी को इन्होंने इस उपन्यास में पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है। लेखिका ने भारतीय संस्कृति में आधुनिकीकरण के प्रवेश के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, उसके फलस्वरूप
पारिवारिक विघटन को भी दिखाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो शकुन है वो चक्की पीसकर बच्चे का पालन पोषण करने वाली शकुन नहीं है, वह आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है उसका। अब उसकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं और वह उसके पास आजीविका से संपन्न साधन है। तो उस यहाँ पे एक नारी और माँ के मध्य द्वंद्व की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण ही बंटी का जो जीवन होता है इतना घुटन से भरा हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में व्याप्त तनाव, अवसाद, टूटन तथा दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न टकराहट की स्थिति हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। वैवाहिक समस्या के साथ साथ तलाकशुदा परिवार का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। दाम्पत्य वर्ग, जो दाम्पत्य वर्ग है दाम्पत्य वर्ग में व्याप्त तनाव, अवसाद तथा टूटन एवं टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। दाम्पत्य वर्ग वर्तमान समय के जो हमें आजकल रिश्ते देखने को मिलते हैं उनमें पुराने को छोड़कर नए को अपनाने की प्रवृत्ति आसानी से हमें देखने को मिल जाती है। आज क्या है कि अहम के कारण जो रिश्ते टूट रहे हैं और टूटने के बाद व्यक्ति पुराने को छोड़ने में ज़रा भी संकोच नहीं करता और वह नए को अपना लेता है। तो यह प्रवृत्ति आसानी से हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति में का भी प्रभाव यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे हर 6 महीने में माँ बदल जाती हैं, हर 6 महीने में पिता बदल जाते हैं। तो वही संस्कृति जो है वो हमारे भारतीय परंपरा में भी धीरे धीरे देखने को मिल रही है कि पुराने रिश्तों को छोड़कर नए नए रिश्तों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बंटी इस उपन्यास में एक ऐसा पात्र है जिसे ना तो पिता का दुलार मिल पाता है, ना ही माता का वात्सल्य। ऐसी विषम परिस्थिति में उपन्यास में आरंभ से अंत तक मानसिक रूढ़ता से ग्रस्त, चिड़चिड़े स्वभाव, एकाकीपन लिए हुए एक असामान्य बालक के रूप में वह हमें दिखाई देता है। इसमें उस बाल मन की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। जिस बेचैनी के भाव को इस उपन्यास में दर्शाया गया है वह बहुत ही भावुकतापूर्ण रूप से दर्शाया गया है। समाज में व्याप्त अंतर्द्वंद एवं कुंठाग्रस्त जीवन में संघर्ष की समस्या इस उपन्यास में देखने को हमें मिलती है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अन्य शिल्प पक्ष पर हम देखें तो प्रवाह शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है और कहीं कहीं पर हमें फ्लैशबैक शैली, पूर्वदीप्ति शैली भी देखने को मिल जाती है, जब शकुन अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करती है, बीती हुई बातों को याद करती है। जो भाषा है वो पात्रों के अनुरूप है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी तथा संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का जो है वह सुंदर कलात्मक रूप से चित्रण किया गया है। संवाद जो है इस उपन्यास के वह छोटे छोटे हैं लेकिन चोटदार हैं, हृदय को झकझोर देते हैं। इसके अलावा इस उपन्यास में जो है वह नायिका शकुन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर मातृत्व से पत्नीत्व की ओर लौटने का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में, तथा मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले अपराध बोध को भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ आधुनिक स्त्री की जटिलता से भरी जिंदगी का वर्णन भी किया गया है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि जो एक शिक्षित नारी होती है जब वो आत्मनिर्भर होती है तो पुरुषों के लिए थोड़ा सा संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दोनों में अहम भाव है और जो टकराहट होती है उनसे संबंध विच्छेद होना निश्चित हो जाता है। यही इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है जगह जगह पर। इसके साथ ही इस उपन्यास के बारे में कुछ लेखकों ने अपने शब्द बोले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से
पहला है रामदरस मिश्र का। वे कहते हैं, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया है। यह एक नया प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध रह गया हूँ। लेखिका का संयम एवं सहानुभूतिशील संवेदन इस रचना में प्रकट हुआ है। ऐसी मर्मस्पर्शिता लेखकों में बहुत कम मिलती है। अगली लेखिका है माधुरी वाजपेयी, जो कि बोलती हैं आपका बंटी के बारे में कि लेखिका पात्रों के साथ, विशेष रूप से शकुन एवं बंटी के साथ इतनी एकाकार हो गई लगती हैं कि उनके हर भाव को वह स्वयं झेलती जीती दिख पड़ती हैं। तो यह जो है वो कुछ महत्वपूर्ण कथन थे कि किसने क्या कहा है इस उपन्यास के संदर्भ में। अब इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, पात्र ज़्यादा नहीं हैं, पर जितने भी हैं वह उपन्यास में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुख्य पात्र है बंटी, जिसके संदर्भ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बंटी, जिसका नाम अरूप बत्रा भी है, यह एक ऐसा पात्र है जिसकी उपस्थिति उपन्यास में जब कथा शुरू होती है तो शुरू से अंत तक हमें देखने को मिलता है। इसका संबंध उपन्यास के सभी पात्रों से किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देता है। एक तरीके से देखें तो बंटी की अस्मिता पर ही सारी कथा उपन्यास की निर्भर हुई है। बंटी एक ऐसा पात्र है उपन्यास में जो कि पाठकीय संवेदना और सहानुभूति को आसानी से अर्जित करने में सक्षम हो गया है। यह जो बालक है बंटी इस उपन्यास में, उसके मन में व्याप्त एक बंटी इस उपन्यास में ऐसा पात्र है जिसके माता पिता साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, और उसे पता भी नहीं है कि उसके माता पिता साथ क्यों नहीं रहते। और जब उसे पता भी चलता है तो वह उसके अंदर जो उपापोह की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है, वह बहुत ही मार्मिक ढंग से इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। अन्य पात्र हैं शकुन, जो कि वह भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं इस उपन्यास में। पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी युवती हैं, प्रिंसिपल हैं और विशिष्ट नारी के रूप में इन्हें दिखाया गया है। एक असाधारण व्यक्तित्व है इनका, यातनाग्रस्त जीवन है इनका, मानसिक दुख बहुत ज़्यादा इन्हें है। इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है कि इनके जो पति हैं अजय, दोनों के अहम भाव के कारण इनका संबंध विच्छेद हो गया है, और जिस कारण इनकी जो स्थिति है, इनका जो जीवन है वो बहुत यातनाग्रस्त हो गया है। विवश नारी के रूप में इन्हें देखने को मिलता है। बंटी को लेकर खास तौर पर यह विवश हैं क्योंकि वो अपना भी जीवन बनाना चाहती हैं और बंटी का भी और ख्याल रखना चाहती हैं साथ साथ, इसीलिए वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाती और अंत में बंटी को ही इस उपन्यास में त्रासदी भरी जिंदगी झेलनी पड़ती है। तो वह एक विवश नारी और यातनाग्रस्त जीवन से जूझ रही नारी के रूप में भी देखने को मिलती हैं। उनका व्यक्तित्व में उपन्यास में देखने को मिलता है। और वो भी जो इनकी यातना भरी जिंदगी है वो सिर्फ अजय के कारण है, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन बिखर जाता है। एक 36 वर्षीय जो शकुन है, इनका हमें 3 रूपों में देखने को मिलता है। 3 रूप, एक तो इनका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, आकांक्षाओं से युक्त सुशिक्षित नारी हैं, प्रिंसिपल हैं, और एक तीसरा इनका रूप ममतामयी माता के रूप में दिखता है। लेकिन अंत में जाकर जब यह अपने जीवन के बारे में सोच लेती हैं तो विवश हो जाती हैं। बंटी के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, सिर्फ अपने नए रिश्ते को संभालने के लिए कि कहीं वह भी ना टूट जाए, और उसमें वह रिश्ता टूट जाता है।
इनका त्रिकोणात्मक व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है, एक बंटी, दूसरा अजय, तीसरा डॉक्टर जोशी, और इन्हीं तीनों के बीच में वह पिसती हुई रह जाती हैं, जिस कारण वह बहुत टूट सी जाती हैं, उनकी ज़िंदगी त्रासदी भरी हो जाती है। अगले पात्र हैं अजय, जो कि एक डिवीज़न मैनेजर हैं। ये भी केंद्रीय पात्र हैं। बंटी के पिता हैं, बंटी के लिए चिंतित हैं, लेकिन शकुन को छोड़ चुके हैं और अपने नए रिश्ते को अपना लिए हैं। मीरा के साथ विवाह ये कर लेते हैं। बंटी के लिए इनके मन में प्रेम भाव है, स्वाभाविक वात्सल्य देखने को मिलता है, लेकिन शकुन के लिए नहीं। अगली गौण पात्रों में देखें तो मीरा हैं, जिनसे अजय का दूसरा विवाह होता है। अजय अपना दूसरा विवाह मीरा से ही करते हैं। डॉक्टर जोशी, जिनसे अंत में शकुन अपना विवाह करती हैं। वकील चाचा, ये संदेश वाहक के रूप में हमें इस उपन्यास में दिखाई देते हैं अजय और शकुन के मध्य। यह अनुभव सिद्ध बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक भी इनका व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अत्यंत व्यवहार कुशल और स्पष्टवादी हैं। डॉक्टर जोशी जो हैं वो भी एक सुयोग्य चिकित्सक हैं, एक सफल प्रेमी हैं, व्यवहार कुशल हैं। वह भी पूरी कोशिश करते हैं कि बंटी उन्हीं के साथ रहे, लेकिन बंटी उन्हें पिता मानने को तैयार ही नहीं होता है, जिस कारण और बंटी स्वयं ही पत्र लिखकर अपने पिता अजय के पास पत्र लिखकर भेज देता है, क्योंकि उसे नए पिता नहीं चाहिए, उसे अपने पुराने ही पापा चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर जोशी जो कोशिश भी करते हैं कि मेरे और बंटी के बीच में थोड़ा सा रिश्ता बन जाए अच्छा, तो वो भी नहीं बन पाता। अन्य पात्रों में माली हैं, टीटू जो है जो बंटी का दोस्त है, अम्मी और ज्योति ये डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। फूफी आया है, जो कि बंटी का ख्याल रखती थी। इस उपन्यास से कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पति पत्नी का संबंध, पहला कथन है, पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़ भिड़ो अलग रहने लगो, पर कहीं ना कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा रह ही जाता है। यह शकुन के लिए है, शकुन के संदर्भ में है, क्योंकि शकुन भले ही अजय से उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, लेकिन एक आशा का किरण उनके अंदर रहता है कि शायद सब सही हो जाएगा और अजय लौट आएगा। संबंध, अगला कथन है, संबंध को निभाने के खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध ही खत्म कर दो। यह वकील चाचा शकुन से बोलते हैं जब अजय मीरा से विवाह कर लेता है, तो वही वो उससे कहते हैं शकुन से कि अपने को ख़त्म कर रही हो तुम इस संबंध को निभाने के लिए, इससे अच्छा है तलाक को कानूनी रूप दे दो और यह संबंध ही खत्म कर दो। अगला कथन है, एक आम हिंदुस्तानी बच्चे को सही ढंग से परवरिश करना जानता ही नहीं। प्यार और देखभाल के नाम पर माँ बाप ही अपने को इतना थोपे रहते हैं कि बच्चे पर कि कभी वह पूरी तरह पनप ही नहीं पाता है। इस पंक्ति में हमें पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी दिख जाता है, जिसमें माता पिता बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा हुआ वह उन्हें छोड़ देते हैं। तो यह वकील चाचा शकुन को बोलते हैं कि तुम बंटी को इतना प्यार दुलार मत किया करो, थोड़ा उसे अपने आप से भी आगे बढ़ने दो। छलनी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। यह अन्य पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। यह इस उपन्यास की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। वकील चाचा की शकुन से यह पंक्ति बोलते हैं कि जब धुरी ही गड़बड़ा जाती है, जब जिंदगी की धुरी ही गड़बड़ा गई तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। तो यह इस उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी, उपन्यास की कथानक, और इसके जो महत्वपूर्ण पात्र थे वह हुए। इस तरह यह उपन्यास समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।